गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है 10th क्लास का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। इसमें जो है हमने लास्ट क्लास में जो है चैप्टर 1 को जो है क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 को, जो कि कौन सा चैप्टर है, पोलिनोमियल बहुपद जो है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे एकदम तैयार होंगे पढ़ने के लिए। जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। आज आपका सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। तैयार है ना? और इसमें खूब मन लगा के पढ़ना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैसे चैप्टर 1 था। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझते हैं दो बेसिक चीजें। अच्छा, ये सारी चीजें आपको पता है कि क्लास के दौरान कैमरा बंद रखना रहता है, माइक बंद रखना रहता है। अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तो आपको इस 3 बिंदु पे क्लिक करके ये एक पूरा सा बॉक्स जैसा ओपन होता है। इसमें से आपको इन कॉल मैसेज में जाके जो है अपने डाउट्स को पूछना होता है। अगर आपको एक्टिविटीज कहा जाता है, यानी आपको पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए, तो आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करके आप इसी एक्टिविटीज में जाएंगे और इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद क्लिक करेंगे तो आपको 4 विकल्प दिखाई देता है, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके हम वोट का बटन जो है दबा देते हैं। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे पोल सेक्शन में यहाँ पे बताया गया है। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी कि अचर और चर। तो अभी आपकी क्लासेस जब स्टार्ट हुई थी तो आपको ये चीजें पढ़ाई गई थी। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है या इन दोनों में क्या अंतर होता है? कोई भी बच्चा, आप में से कोई भी बच्चा इसमें अंतर बता सकता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल यानी अचर और चर में क्या अंतर होता है? कोई बच्चा बता सकता है आप में से कोई भी बच्चा कि चर और अचर में क्या अंतर होता है? कोशिश कीजिए, गलत ही सही आप प्रयास कीजिए। कोई भी बच्चा प्रयास कीजिए। एक भी बच्चे नहीं बताएंगे? कोई बच्चा? चल, कोई बात, मैं बता देता हूं। देखिए, अचर क्या होता है और चर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो अचर तथा चर, देखिए, जिसका मान हमेशा स्थिर रहे, मान क्या रहे, स्थिर रहे, स्थिर रहे मान, तो उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। और जिसका मान स्थिर नहीं रहे, स्थिर नहीं रहे मान, तो उसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। मतलब क्या है कि जैसे -6 का मान हमेशा -6 ही रहेगा, 0 का मान हमेशा 0 रहेगा, √6 का मान हमेशा √6 रहेगा। तो ये सब क्या है, अचर है, यानी कि कांस्टेंट है, इनका मान कभी नहीं बदलेगा। जबकि x, y, z, p इनका मान बदल जाएगा, इनका मान स्थिर नहीं होता। तो a से लेके z तक के डिजिट से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, वेरिएबल को दिखा सकते हैं। जबकि गणित विषय में जो भी आप संख्या पढ़ते हो ना, वो सब अचर होता है, सब के सब कांस्टेंट होते हैं। आप इसे ऐसे समझिए सिंपल से भाषा में कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 + x = 6 है, तो यहाँ पे आप बताइए x का क्या मान होगा, यहाँ पे x का क्या मान होगा? सभी बच्चे बताइए, 5 + x = अगर 6 है तो x का मान क्या होगा? यानी x का जगह पे क्या रखेंगे कि ये 6 हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आपने देखा कि x का मान 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मैं जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दूंगा, 5 + x = अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं, अब आप बताइए x का मान क्या होगा?
अब आप बताइए x का मान क्या होगा। अब x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है किसका मान बदल रहा है, जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका मान बदल जाता है। लेकिन जो 6 यहाँ पे 6 था वो हमेशा ही 6 है, जो 5 है वो हमेशा ही 5 है। यहाँ पे भी 5 5 ही है, 10 10 ही है। लेकिन ये x का मान बदल गया, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x 5 है। अभी जितनी जगह देखेंगे अलग अलग इसका मान बदलते जाएगा। यही मैंने कहा कि जो अचर होता है उसका मान कभी नहीं बदलता, हमेशा मान स्थिर रहता है। जैसे -6, 0, √6, 5, 9, 10, 11, 12, 1/5, -3.5, ये सब गणित विषय में जो भी आप संख्या यूज करते हो वो सब अचर होता है। जबकि वेरिएबल जो है हमेशा अल्फाबेट से दिखाया जाता है, ABCD XYZ से दिखाया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल। इतनी बातें क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है इतनी बातें। चल अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। तो गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती है, ठीक है। जैसे -6, 0, √6, 1, 2, -4, 11/3, 1.5, ये सब क्या है, अचर है। इनका मान कभी नहीं बदलता है, जो मान है हमेशा वही रहेगा। तो गणित विषय में अब तक जितनी भी प्रकार की आप संख्याएं पढ़े हो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, जितनी भी संख्या आप पढ़े हो वो सब के सब अचर होती हैं, वो सब के सब कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, जिसका मान स्थिर नहीं होता है, जिसका मान स्थिर नहीं होता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, के, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, यानी कि चर होते हैं। यानी जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे चर कहते हैं। और एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर अल्फाबेट का, यानी ए से लेकर जेड तक किसी भी अक्षर का उपयोग किया जा सकता है। ए से लेकर जेड तक, ABCD XYZ, कुछ भी ए से लेकर जेड तक किसी भी डिजिट का जो है उपयोग किया जा सकता है चर को दिखाने के लिए, वेरिएबल को दिखाने के लिए। क्या हम गणित विषय की संख्या से चर को दिखा सकते हैं, यस और नो? क्या हम गणित विषय के संख्या से चर को दिखा सकते हैं, यस और नो? बताइए यस और नो। आप आंसर ही नहीं करते हैं। आंसर तो कीजिए आप लोग। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गणित विषय में कौन सी संख्या आती है, या तो प्राकृत संख्या, या तो पूर्ण संख्या, या तो पूर्णांक, या तो परिमेय संख्या, या तो अपरिमेय संख्या, या तो वास्तविक संख्या। और ये सभी की सभी संख्याएं तो कांस्टेंट है। यानी कि गणित विषय का कोई भी संख्या जो है चर को कभी नहीं दिखा सकता। गणित विषय का जो भी संख्या होगा वो हमेशा अचर को ही दिखाएगा। जबकि चर को दिखाने के लिए हम अंग्रेजी का क्या करते हैं, ABCD XYZ का जो है उपयोग करते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो चलिए थोड़े से कुछ क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि अचर जिसका मान हमेशा स्थिर होता है, चर जिसका मान स्थिर नहीं होता, यानी मान बदल जाता है। तो गणित की सभी संख्याएं अचर होता है, जैसे -6, 0, 2, 5, √6, 89.625/2, -4/3, ये सब क्या होती है, अचर होती है। जबकि वेरिएबल ABCXYZ जो भी है, अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक, इन संख्याओं से हम क्या दिखाते हैं, वेरिएबल को दिखाते हैं, चर को दिखाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाते चलना है सभी बच्चों को। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। 5 सेकेंड का समय है। 5, 4, 3, 2, 1। चल अब देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसके आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3+P लिखा गया है, आपको बताना है कि 3+P में चर कौन है और अचर कौन है। 3+P में चर कौन सा है और अचर कौन सा है, बताइए। पहले चर बताइए कौन सा है, सभी बच्चे पहले बताएंगे चर कौन सा है। 3+P में चर कौन सा है, बताइए चर कौन सा है, अभी अभी आपने पढ़ा था।
चर कौन सा है? पी है। चर को हमेशा एबीसीडी से दिखाया जाता है, ए से लेकर जेड तक के किसी भी डिजिट से, और ये जो है इसका मान स्थिर होता है, गणित का विषय। ठीक है, तो यहाँ पे चर हो जाएगा पी, और अचर कौन सा हो जाएगा? अचर कौन सा हो जाएगा? अचर जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए चर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 में जो है चर है y, और अचर क्या है? 3। अचर क्या है? 3। ये अचर है और ये y क्या है? चर है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं 2r प्लस 10p भागे 10bq, अब इसमें मैं पूछूं तो यहाँ पे चर कौन सा हो जाएगा? ये r चर हो जाएगा, ये p चर हो जाएगा, और ये b चर हो जाएगा, यानी r p और b ये क्या हो गया? चर हो गया। और अचर क्या हो जाएगा? तो एक तो 2 हो जाएगा, एक ये 10 हो जाएगा, और एक ये 10 हो जाएगा। तो केवल एक ही बार 10 लिखेंगे, 2 बार लिखने की क्या जरूरत है? तो ये चीजें जो है क्या हो गई? आपके अचर हो गए। तो पहचानना सीख गए आप सभी लोग कि चर और अचर को कैसे पहचानते हैं। यानी जब भी एबीसीडी दिखेगा, एबीसीडी चर, और अचर यानी कि जो एबीसीडी नहीं है वो सब अचर है। जो ए से लेके जेड तक नहीं है, ए से लेके जेड तक के किसी जीडीज के अलावा जो भी संख्या होगा सब अचर होगा, लेकिन ए से लेके जेड के बीच में जो भी आएगा वो सब चर होगा। क्लियर है? चलिए तो एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करके देखते हैं। इस प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर में चर कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। अभी अभी आपने समझा है और आज का ये पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है। चर को पहचानना है। अभी अभी मैंने कहीं स्क्वायर का उपयोग किया था, आप लोगों ने स्क्वायर का उपयोग किया? बताइए, मैंने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर का उपयोग किया था? एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ गया, और आधी से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है। अभी अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी अभी करके दिखाया था, यहाँ पे बताइएगा बी क्यू था, तो क्या मैंने यहाँ पे बी क्यू लिखा कि केवल बी लिखा? बताइए, यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे वाई लिखा कि वाई स्क्वायर लिखा? केवल वाई लिखा ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आप बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो इसमें वेरिएबल क्या होगा? केवल एक्स होगा ना। आप खुद बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल। क्लियर है? अगला प्रश्न करें। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा एकदम आराम से। यहाँ पे फिर से आपको बताना है कि वेरिएबल कौन सा है, चर कौन सा है। वेरिएबल कौन सा है, चर कौन सा है। आराम से देखिए और क्वेश्चन पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चर पहचानना है आपको, इन चारों में से चर कौन सा है, चर कौन सा है। केवल चर होना चाहिए, केवल चर, चर के अलावा कुछ नहीं।
वेरी गुड, इस बार सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है। एक बच्चे का उत्तर गलत हो गया, केवल चर होना चाहिए। केवल चर होना चाहिए, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। चलिए आ गया सभी बच्चों का उत्तर, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। चर पूछा गया है, यानी केवल चर होना चाहिए। तो y भी चर है, z भी चर है, यानी कि ये सब के सब चर हैं। लेकिन यहाँ पे 3 क्या है, अचर है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 क्या है, अचर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 और 3 क्या है, अचर है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी में y और z क्या है, y यहाँ पे और z यहाँ पे क्या है, चर है। क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आसान था, चर और अचर सभी बच्चे पहचान लेंगे। आप चर और अचर को आप लोग पहचान सकते हैं। अब आसान है ना, किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, पूछ लीजिए। चर और अचर में किसी भी बच्चे को कहीं से कुछ भी डाउट है, पूछ लीजिए। क्लियर है ना सब, आगे बढ़े। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। चल आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अभी आपने दो कंसेप्ट सीखा था, एक सीखा आपने चर को पहचानना और दूसरा सीखा आपने अचर को पहचानना। ठीक है, तो अचर के बारे में आपने क्या सीखा कि जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान स्थिर होता है, जैसे 1 2 3 -1 -3 0 1/4 5 √2 1.3, ये सब गणित विषय की जितनी भी संख्याएं हैं सब आपने अचर के बारे में सीखा। और चर के बारे में क्या सीखा कि जिसका मान स्थिर नहीं है, जिसका मान स्थिर नहीं है। ठीक है, जैसे ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इन सब से हम क्या दिखाते हैं, चर को दिखाते हैं। तो ये आपने चर और अचर के बारे में सीख लिया। अब हमें सीखना है बीजीय व्यंजक क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 + 4 गुणा y, तो यहाँ पे 2 क्या है, अचर है, अभी अभी आपने पढ़ा था। और 4 क्या है, अचर है, अभी अभी आपने पढ़ा था। और y क्या है, चर है। ठीक है, तो जब चर और अचर पे संक्रिया लग जाता है, संक्रिया का मतलब क्या है, जोड़ एक संक्रिया है, घटाव एक संक्रिया है, गुणा एक संक्रिया है और भाग एक संक्रिया है। 4 संक्रियाएं होती हैं। कितनी संक्रियाएं होती हैं, 4। तो यानी कि जब एक अचर के ऊपर, जैसे मान लेते हैं 3 या पे 5 या -1 या 2, ठीक है, ये एक अचर है और इसमें कोई चर लग जाए, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, k हो गया, तो ये सब क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। ये सब क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। यानी कि जब एक चर और एक अचर पे संक्रिया लग जाता है, तो अब आप कहोगे कि सर एक ही चर और एक ही अचर होना चाहिए, नहीं, कम से कम एक चर और एक अचर होना चाहिए। अधिकतम कितने भी चर और कितने भी अचर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक चर और एक अचर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 2 और 4 क्या है, अचर है, और ये गुणा और जोड़ क्या है, संक्रिया है, और ये चर है, तो ये एक क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। तो चर तथा अचर के साथ संक्रिया यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग से मिलकर बने हुए व्यंजक को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि कभी भी एक चर, मिनिमम एक, और एक अचर के ऊपर अगर संक्रिया लग जाए, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी, ठीक है, तो वो एक बीजीय व्यंजक बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक ही चर होना चाहिए और एक ही बीजीय व्यंजक होना चाहिए, एक से अधिक बीजीय व्यंजक भी हो सकता है, एक से अधिक चर भी हो सकता है और एक से अधिक अचर भी हो सकता है। बस ध्यान रखिएगा कम से कम एक चर और एक अचर होना चाहिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं x + y + z, बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है, यस और नो, बताइए x + y + z क्या ये एक बीजीय व्यंजक है, यस और नो। अंतिम थोड़ा सोच समझ के आप लोग बोलिए। देखिए अभी अभी बताया था कम से कम एक अचर होना चाहिए, इसमें कोई अचर है, एक भी अचर नहीं है, एक भी अचर नहीं है, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं।
ये बीजीय व्यंजक नहीं है। ये क्या है? ये केवल चर है। अब अगर मैं लिख दूं 5 + 3 + 2, क्या ये बीजीय व्यंजक है? क्या ये बीजीय व्यंजक है? तो आप कहोगे कि नहीं, ये भी बीजीय व्यंजक नहीं है और ये भी बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल अचर है, इसमें केवल चर है। अब मैं अगर लिख दूं x + 5 तो ये बीजीय व्यंजक है। अब मैं लिख दूं x + 3 + 2, ये बीजीय व्यंजक है। मैं लिख दूं y + 2 + 3 + x, ये बीजीय व्यंजक है। यानी कि कम से कम एक चर और एक अचर पे ही संक्रिया लगनी चाहिए। अगर केवल चर है तो वो बीजीय व्यंजक नहीं है, केवल अचर है तो वो बीजीय व्यंजक नहीं है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई सभी बच्चों को? क्या आप सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आई? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? चल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए y + 5, आप बताइए चर है, बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? यस और नो, यस और नो। सभी बच्चे आंसर कीजिए। y + 5 क्या है? अलजेब्रिक बीजीय व्यंजक है या नहीं है? सिर्फ 3 बच्चों के आंसर आते हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर करते हैं? है। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि एक चर है और एक अचर है और संक्रिया लग गया तो ये क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ऑप्शन बी बताइए, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। है। क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे चर और अचर दोनों है। यहाँ पे 33 अचर है, जेड चर है, यहाँ पे 78 अचर है, एफ चर है, 2 यहाँ पे अचर है और एस चर है। तो इनके ऊपर संक्रिया लगा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे बताइएगा यस और नो करके, पहला क्वेश्चन, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। 2y - 3, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। है। वेरी गुड आंसर, एकदम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चर है और बाकी अचर है, यानी कि ये बीजीय व्यंजक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। क्या ये बीजीय व्यंजक है? 3 + 49/10 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक भी चर नहीं है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और बताइए, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। क्या ये बीजीय व्यंजक है। वेरी गुड आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए चर भी है और अचर भी है। ठीक है, तो ये बीजीय व्यंजक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक भी चर नहीं है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक नहीं है। तो एकदम सरल है बीजीय व्यंजक को पहचानना। सभी बच्चे बताएंगे एकदम सरल है ना? आसान है ना? एकदम आसान। चल, अब हम देखते हैं इसी पे आधारित कुछ पोल में क्वेश्चन करते हैं, आप सभी उसका आंसर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 4 + 2 y + 1 5 - 4 3 × 2। आपको बताना है इसमें से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है। आपको क्या बताना है? इसमें से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कौन सा है, आराम से, यानी कि बीजीय व्यंजक इनमें से कौन सा है। इनमें से एक ऐसा है जो कि बीजीय व्यंजक है, बताइए इनमें से कौन बीजीय व्यंजक है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। एकदम सही आंसर आया सभी बच्चों का, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए, इनमें से कौन जो है बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक के लिए जरूरी है कि कम से कम एक चर और एक अचर होना चाहिए। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। देखिए ध्यान से, अभी अभी बताया था, इसमें एक भी चर नहीं है तो ये अचर हो जाएगा, इसमें एक भी चर नहीं है तो ये अचर हो जाएगा, इसमें एक भी चर नहीं है तो अचर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चर भी है एक अचर भी है, यानी कि ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान सवाल था। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दे, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलो, अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। चलिए, इसमें आपको बीजीय व्यंजक को पहचानना है कि कौन जो है बीजीय व्यंजक है। इनमें से कौन जो है बीजीय व्यंजक है? कि वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। कम से कम एक चर और एक अचर होना चाहिए, कम से कम, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। सभी बच्चे आंसर कीजिए, आधे बच्चों का उत्तर आ गया है, अभी भी 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। उत्तर करेंगे सभी बच्चे, उत्तर करेंगे। कौन सा बीजीय व्यंजक है? कौन सा बीजीय व्यंजक है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कौन सा बीजीय व्यंजक है? एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल था। इसमें बताइए एक भी चर है क्या? नहीं है। जब एक भी चर नहीं है मतलब वो बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता, क्योंकि बीजीय व्यंजक के लिए कम से कम एक चर का होना जरूरी है, कम से कम, ज्यादा का कोई लिमिट नहीं, कम से कम एक चर होना चाहिए। तो ये तो पूरा का पूरा अचर हो गया, इसमें भी एक भी चर नहीं है तो ये भी पूरा का पूरा अचर हो गया, और ये भी पूरा का पूरा अचर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक भी चर नहीं है, ये पूरा का पूरा अचर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए चर है और एक अचर भी है, तो ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया बीजीय व्यंजक हो गया। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बीजीय व्यंजक, ऑप्शन डी। किसी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आपको कुछ डाउट है? अनिल नाम से जो बच्चा है, आपने एन टाइप किया है, कुछ डाउट है? डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजकों के पद, टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक के पद, ठीक है। टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी इसके पद कौन कैसे होते हैं, देखिएगा। तो जैसे कि बीजीय व्यंजकों के पद हैं, टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे ये 5xy + 6 जो है क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, ये एक बीजीय व्यंजक है। तो इसमें कौन कौन सा पद है,
तो आप इसके पद को काउंट करके बताएंगे कि इसमें कितने पद हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 पद हैं, एक हो गया 5xy और एक हो गया 6। तो ध्यान रखिएगा पद किससे अलग होता है, तो या तो जोड़ के माध्यम से एक पद दूसरे पद से अलग होता है, या तो माइनस के माध्यम से एक पद दूसरे पद से अलग होता है। तो यहाँ पे प्लस के माध्यम से एक पद दूसरे पद से अलग हुआ है, तो इस बीजीय व्यंजक में 2 पद है। कौन कौन सा, 5xy और 6। क्या ये बात समझ में आया? तो एक पद दूसरे पद से किससे अलग होगा, या तो जोड़ से या तो घटाव के। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या मेरी बात क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए यही चीज यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो किसी बीजीय व्यंजक के पदों को जोड़ या घटाव के चिन्ह से अलग किया जाता है। यानी 5xy प्लस 6 में 2 पद हैं, क्योंकि जोड़ के माध्यम से एक पद अगले दूसरे पद से अलग हो रहा है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे x प्लस 2 माइनस 3 और मैं पूछूं इसमें कितने पद हैं, ऐसे रुक जाइए, ऐसे लिख दीजिए 5x प्लस 2y प्लस 3। अब मैं पूछूं इसमें कितने पद हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 5x प्लस 2y प्लस 3। आपका आंसर क्या होगा, कितने पद हैं, कितने पद हैं इसमें, 3 पद हैं। एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। तो हमेशा जोड़ या घटाव से जो है एक पद दूसरे पद से अलग होता है। तो यहाँ पे 5x जो है एक पद है और ये अलग हुआ है जोड़ से 2y से, फिर ये दूसरा 2y पद है और 2y अलग हुआ है तीसरे पद से प्लस 3 से। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2x माइनस 3 प्लस 9y। अब यहाँ पे मैं पूछूं इसमें कितने पद हैं, बताइए कितने पद हैं इसमें, आंसर कीजिए चैट सेक्शन में सभी बच्चे। 3 पद हैं, ठीक है। एक हो गया आपका 2x और 2x किससे अलग हुआ है, माइनस से 3 से। तो यानी कि ये एक पद, ये एक पे 2 पद, और यहाँ प्लस से अलग हुआ है 9y, तो ये टोटल 3 पद, ठीक है। तो कितने पद हैं, 3 पद हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आपको बताना है कि पदों की संख्या कितनी है, सभी बच्चे बताइए तो। पदों इसमें देखिए और पदों की संख्या बताइए कौन सा है, कितने हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या है 3। कौन कौन सा है, तो एक हो जाएगा 7xyz, दूसरा हो जाएगा 2xy और तीसरा हो जाएगा कौन सा, 5y। बात समझ में आया? तो ये 3 पद हैं, 7xyz, 2xy और 5y। अच्छा चिन्ह लगाना, अच्छा एक मिनट यहाँ पे चिन्ह भी लगा लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे माइनस है। तो एक हो गया 7xyz, एक हो गया 2xy और एक हो गया माइनस 5y। तो टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो चिन्ह भी लगा देना है, यहाँ पे माइनस 5y एक पद हो गया, 2xy जो है एक पद हो गया, और 7xyz जो है एक पद हो गया। और पदों की संख्या कुल कितनी हो गई, 3 हो गई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आसान है एकदम, सिंपल है, सिंपल और आसान है ना, सभी बच्चे बताएंगे एकदम सिंपल और आसान है कि नहीं है। चलिए अगला चीज देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन सा पद है और कितने पद हैं। उदाहरण संख्या 2 में कितने पद हैं और कौन सा पद है, बताइएगा सभी बच्चे, कितने पद हैं और कौन सा पद है। कितने पद हैं और कौन सा पद है, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड आंसर। तो एक ही पद है और कौन सा पद है, 4x² yz, इसमें एक ही पद है। चलिए उदाहरण संख्या 3 में बताइए कौन सा कितने पद हैं, बताइएगा। तो उदाहरण संख्या 2 में भी सिर्फ एक ही पद है, ठीक है। 4a² भागे c, मैंने क्या कहा था, एक पद दूसरे पद से सिर्फ प्लस और माइनस से अलग होता है। तो इसमें भी कितने पद हैं, सिर्फ एक ही पद थे। इसमें भी कितने पद हैं, सिर्फ एक ही पद। बात समझ में आया?
क्लियर है? मेरी बातें समझ में आई? यानी कि ये भी एक ही पद है, 4a² b बट्टे में c, ये एक ही पद है। ठीक है, ये क्या है? एक ही पद है। क्लियर है? प्लस और माइनस से एक पद दूसरे पद से अलग होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे। इसमें आपको बताना है कि टोटल पद कितने हैं। पहले बताइए टोटल पद कितने हैं, काउंट करिए और सभी बच्चे बताइए टोटल पद कितने हैं। टोटल पद जो हैं कितने हैं? बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 में y से गुना हो जाएगा 2y², तो ये एक पद हो गया, माइनस है तो माइनस 5yz प्लस 9 में z से गुना हो जाएगा तो 9z। तो इसमें टोटल कितने पद हुआ? एक यहाँ पे माइनस है तो एक पद ये और एक पद ये, एक यहाँ पे प्लस है तो ये एक तीसरा पद। तो टोटल कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। और आप लोगों ने क्या किया? अलग अलग काउंट कर लिया, इसको एक कर दिया, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, इसको पांच। गलत है। मैंने क्या बताया था कि प्लस और माइनस से जो है एक पद अगले पद से अलग होता है। तो यहाँ पे एक माइनस है यानी एक यहाँ पे पद है और एक यहाँ पे पद है, और यहाँ पे प्लस है यानी कि एक इधर में प्लस है, पद है। तो टोटल कितने पद हैं? 3। टोटल कितने पद हैं? 3। बात समझ में आया सभी बच्चों को? मेरी बात समझ में आ रही है कि एक पद दूसरे पद से किससे अलग होता है? या तो प्लस से या तो माइनस से। तो यहाँ पे प्लस है यानी कि एक पद इधर होगा और इधर में एक पद होगा, 2 पद हो गया। और यहाँ पे माइनस है यानी इसके इधर भी एक पद होगा, तो एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ। यानी कि माइनस और प्लस से टोटल कितने पद जुड़ सकते हैं? 3 ही पद तो जुड़ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए नीचे वाले में बताइएगा इसमें कितने पद हैं। उदाहरण संख्या 5 में कितने पद हैं? उदाहरण संख्या 5 में कितने पद हैं? वेरी गुड। तो एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब इस प्लस के इधर भी एक होगा, एक यहां, और एक माइनस के इधर भी होगा, एक यहां। तो टोटल कितने पद हो गए? 4। तो माइनस के इधर एक, प्लस के इधर, और इसको इधर और इधर। तो ये काउंट हो गया 1, ये काउंट हो गया 2, ये काउंट हो गया 3, और ये काउंट हो गया 4। यानी प्लस माइनस से जो है एक पद दूसरे पद से अलग होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस और माइनस से ही। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल 4 पद हैं, यहाँ पे टोटल जो है 3 पद हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा एकदम आराम से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है ये 2y³ प्लस 5y² माइनस y प्लस 1। आपको बताना है इसमें पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या कितनी है? आराम से पोल सेक्शन में दे रहा हूं, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व करना है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं। ठीक है, एकदम आराम से क्वेश्चन देखिए। पदों की संख्या बताना है, कितने पद हैं। देखिए जल्दबाजी में आप लोग गलत कर रहे हैं, जल्दबाजी में सिर्फ आराम से कीजिए। जल्दबाजी किस बात का है जी, आराम से कीजिए। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया और सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, सभी बच्चों का आंसर आ गया। और वो एक बच्चा पता नहीं किस बात की जल्दबाजी है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, प्लस से एक पद अलग हुआ तो यहाँ पे एक पद, इधर एक अलग हुआ तो दूसरा पद,
माइनस से एक पद अलग हो गया तो एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, तो टोटल 4 पद हुआ ना जी। ठीक है, एक इधर एक इधर, प्लस माइनस है तो एक इधर और इधर वाला तो काउंट हो ही गया है, प्लस है तो एक इधर, टोटल 4 पद है। बात समझ में, टोटल 4 पद है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और प्लस माइनस से एक पद दूसरे पद से अलग होता है, तो टोटल यहाँ पे पदों की संख्या हो जाएगी 4। अगला क्वेश्चन दें। अच्छा, एक क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे देता हूं, आराम से देखिएगा क्वेश्चन। 5x प्लस 2 गुने y प्लस 9y³ प्लस 3 प्लस 7 गुने x। अब आपको इसमें बताना है पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है। यही गलती करते हैं आप लोग, यहीं पे गलती करते हैं आप लोग, यही गलती करते हैं। मैंने क्या कहा था कि केवल प्लस माइनस से जो है अलग होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो एक पद तो ये हो गया और एक पद ये हो गया, ये पूरा एक पद होगा जब तक अगला प्लस या माइनस ना आ जाए। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस है तो ये एक पूरा एक पद हुआ और ये एक अलग पूरा एक पद हुआ और ये पूरा एक अलग पद हुआ। प्लस और माइनस से ही एक पद अगले एक अलग पद बनता है। बस में तो पदों की संख्या यहाँ पे सिर्फ 5 है। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है। जल्दबाजी में गलत करते हैं आप लोग, जल्दबाजी में गलत करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लस और माइनस से ही एक पद दूसरे पद से अलग होता है, प्लस और माइनस से ही एक पद दूसरे पद से अलग होता है, इसके अलावा किसी से नहीं। अगर मैं यहाँ पे x गुने y गुने z गुने a लिख दूं तो इसमें कितने पद हैं बताइए, x गुने y गुने z प्लस a, यहाँ पे ये प्लस a है तो इसमें कितने पद हैं, सिर्फ 2 पद हैं, सिर्फ 2 पद हैं। क्यों, क्योंकि एक पद इधर और एक पद इधर, जोड़ के इधर में एक पद इधर में एक पद, सिर्फ 2 पद है। ठीक है, तो जोड़ और घटाव से ही एक पद दूसरे पद से अलग होता है। अब जैसे ऐसे ही मैं एक और प्रश्न करता हूं, x प्लस 2 गुने 5 प्लस 9x प्लस सॉरी 9x प्लस 5y² प्लस 9x³ प्लस 10 गुने y क्यू। अब आप बताइए इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो देखिए, जोड़ के इधर, जोड़ के इधर एक पद, जोड़ के इधर ये पूरा एक पद, जोड़ के इधर पूरा एक पद, जोड़ के इधर एक ये पूरा एक पद, तो टोटल पदों की संख्या 4। कितनी है पदों की संख्या, 4। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए 3 आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे 3 आंसर कर रहे हैं। बाबू 3 कैसे दिखाई दे रहा है मुझे बताइए, 3 आपको कैसे दिखाई दे रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पदों की पहचान करना है कि इसमें कौन कौन से 3 पद हैं। आपको ये तो दिख रहा होगा कि 3 पद हैं, ठीक है, लेकिन कौन कौन से वो 3 पद हैं आपको उसको पहचानना है कि इसमें वो 3 पद कौन कौन से हैं। 3 पद कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पे पहचानना है आराम से। 3 पद हैं ये तो पता है, लेकिन कौन कौन से वो 3 पद हैं ये आपको पहचानना है। देखिएगा चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, चिन्ह का, चिन्ह भी लगाना रहता है, ध्यान रखिएगा चिन्ह भी लगाना रहता है। देखिए एक बच्चा ध्यान ही नहीं, कह रहा हूं कि चिन्ह भी लगाना रहता है, फिर भी एक बच्चा गलत कर दिया। आराम से कीजिए।
चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया और सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर जो है गलत है। वेरी गुड। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक पद हो जाएगा आपका जेड क्यूब, एक पद हो जाएगा आपका माइनस जेड, तो माइनस जेड, एक पद हो जाएगा आपका -1, तो -1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा, इसलिए ए नहीं होगा। और यहाँ पे जेड नहीं लगा है, तो सब गलत है, केवल बी जो है सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।